अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट के कुछ डेज से हम पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। अब वहाँ पर आपने क्या देखा कि मैंने आपको बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है या जो प्लास्टिड है, उनको हम बोलते हैं कि सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर्स है। मतलब ये कि दीज आर नॉट एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द सेल। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पास अपना डीएनए होता है, इनके पास अपने राइबोसोम्स होते हैं। मगर जब हम इनके डीएनए पे नजर मारते हैं, जब हम इनके राइबोसोम्स पे नजर मारते हैं, किसके? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के, तो वहां पर हम ये पाते हैं कि इनमें जो राइबोसोम है वो 70s है और इनमें जो डीएनए है वो सर्कुलर डीएनए है। यहां से लेकिन जो अब हम आज के दौर में यूकेरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, वहां से हम देख रहे हैं कि यूकेरियोट्स में 80s राइबोसोम पाया जाता है और वहां से डीएनए जो पाया जाता है वो लीनियर डीएनए है। इसका मतलब यहां से हमें यह पता चलता है कि जब हमने प्रोकैरियोट्स का पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स में भी 70s राइबोसोम, प्रोकैरियोट्स में भी डीएनए सर्कुलर। तो यहां से ये कुछ पता चल रहा है कि एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इनकी कुछ ना कुछ सिमिलरिटी प्रोकैरियोट्स के साथ है। अब इसीलिए हमें यह जानना है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड असल में आए कहां से। तो इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज है। उनमें से एक थ्योरी है जिसको हम नाम देते हैं या जिसको नाम दिया गया है एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी। जिक्र मेरा, यहां पर जो ये थ्योरी है एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी, ये हमें ये बता रही है कि माइटोकॉन्ड्रिया का और क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड का ओरिजिन कहां से है। कि आज की जो यूकेरियोटिक सेल के बारे में हम पढ़ते हैं, उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया कहां से आया, उसमें से प्लास्टिड कहां से आया, उसमें से क्लोरोप्लास्ट कहां से आया। तो यहां से हम अगर यह बताएं कि अगर आपसे कोई पूछे कि एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी हमें क्या बता रही है, तो सिंपल में ये हमें बता रही है कि ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स में लिख रहा हूं क्लोरोप्लास्ट। इज इट क्लियर बेटा? या मैं ये बताऊं कि डेवलपमेंट ऑफ mitochondria and chloroplast in यूकेरियोट्स। मीन्स कि यूकेरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आया कहां से। तो हम शुरू करते हैं। तो मैं यहां पर बना रहा हूं एक बड़ी सी सेल। ये मैंने यहां पर एक बड़ी सी सेल बनाई है, ठीक है बेटा। अब ये सेल ना, ये एक पापी सेल है। पापी सेल का मतलब मैं इसके यहाँ पर दो सैंक बना रहा हूं। एक कहानी के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा कि एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी असल में क्या कहती है। इसके लिए अब एक कहानी पेश करेंगे यहाँ पर। तो मैंने एक सेल बनाई, ओ बहुत बड़ी पापी सेल है, एक राक्षस सेल है। तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा। तो दूसरे साइड से मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ये आप मान लो ये मैंने यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट बना लिया। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये क्लोरोप्लास्ट है, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। इज इट क्लियर? तो दूसरे साइड से मैंने यहाँ पर बना लिया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि एवोल्यूशन में आता है ये एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी। एवोल्यूशन की हर एक थ्योरी हाइपोथेसिस होती है। तो ये बिलीव किया जाता है कि पहले जमाने में जो क्लोरोप्लास्ट है और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये बेचारे अपनी जिंदगी अलग से बसर कर रहे थे। दे वर फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स। दे वर फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स। मैं यहां पर लिख रहा हूं फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स। क्या मैंने बताया कि हम थ्योरी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो यहां पर मैंने एक साइड से बनाया एक राक्षस वाला सेल, इसके मैंने ऊपर सैंक दो रखे हैं।
दूसरे साइड से मैंने क्लोरोप्लास्ट को रखा और मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को रखा। तो कहा जाता है ये बेचारे फ्री लिविंग प्रोक्यूरियर्स थे, अपनी जिंदगी आराम से अलग से गुजार रहे थे। बेचारों को क्या ही पता था कि अब हमारे ऊपर आफत आने जा रही है। अब आफत क्या आई? ये राक्षस सेल क्या कर रही है? ये राक्षस सेल इस क्लोरोप्लास्ट को एनगल्फ करती है। ये राक्षस सेल, ये पापी सेल इस क्लोरोप्लास्ट को एनगल्फ कर रही है। और एनगल्फ करने के बाद मतलब अब ये क्लोरोप्लास्ट आ रहा है इस सेल के अंदर। ये मानो यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट है। अब बेचारा क्लोरोप्लास्ट डर रहा है कि भाई इसने तो मुझे एनगल्फ किया, अब मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, मुझे परेशान करेगा। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या काम कर रहा है? ये बोल रहा है माई बाप मुझे छोड़ दो, माई बाप मुझे छोड़ दो, मुझे परेशान मत करो, मुझे अब और तबाह मत करो। अब ये पापी सेल, मैंने जो आपको बताया जो राक्षस सेल है, ये बता रही है मान लिया कि मैंने आपको छोड़ दिया, लेकिन मेरे लिए क्या करोगी? आप मेरे लिए करोगे क्या? मैंने आपको छोड़ दिया। अब क्लोरोप्लास्ट सोच रहा है कि जब मैं अलग से था, बाहर था, तो मैं वहां पर फोटोसिंथेसिस कर रहा था, मैं ग्लूकोज प्रिपेयर कर रहा था। अब मैं इसके अंदर आ रहा हूं, चलो अपने लिए भी सही, अब इसके लिए भी थोड़ा सा ग्लूकोज प्रिपेयर करूंगा। अब इसने कहा कि अगर आप मुझे परेशान ना करोगे, मैं आपके अंदर रहकर आपको ग्लूकोज प्रिपेयर करके दूंगा। तो एग्रीमेंट दोनों के बीच में हुआ। तो इस राक्षस वाले सेल ने, इस बड़ी सेल ने बताया हाँ चल कोई बात नहीं, तू मेरे लिए ग्लूकोज प्रिपेयर कर। तो क्लोरोप्लास्ट ने बताया कि मैं आपको ग्लूकोज प्रिपेयर करके दूंगा, मैं आपको ग्लूकोज प्रिपेयर करके दूंगा। अब एग्रीमेंट हुआ। बोला कैसे ग्लूकोज प्रिपेयर करेगा? तो क्लोरोप्लास्ट ने बोला भाई बाहर से मैं कार्बन डाइऑक्साइड को खींच खींच कर आपके लिए ग्लूकोज प्रिपेयर करूंगा। बाहर से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड आएगी उसको यूज करके मैं आपके लिए ग्लूकोज प्रिपेयर करूंगा विद द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस। और उस प्रोसेस को हम नाम जानते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। तो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। तो यहां पर इन्होंने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाई, इसलिए थ्योरी का नाम है एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी। अब इसके अंदर ग्लूकोज बन रहा है, कौन बना के दे रहा है? क्लोरोप्लास्ट बना के दे रहा है। बट अब क्या मसला हुआ? ये पापी सेल, इसने जब ग्लूकोज लिया ना, इसकी लालच बढ़ गई, पापी सेल की लालच बढ़ गई। अब मैं यहां से एक और यही सेल मैं दोबारा यहां पर बना रहा हूं, ये पापी सेल में बना रहा हूं। यहां पर फिर से मैंने ये सेल यहां पर बनाई, ठीक है। अब इसकी लालच बढ़ रही है, अब इसकी लालच बढ़ रही है। अब दूसरे स्टेप में एक काम क्या कर रहा है? इसने देखा कि मैंने क्लोरोप्लास्ट को एनगल्फ किया था, अब क्यों ना ऐसा हो जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया को भी एनगल्फ में करूं। अब दूसरे साइड से ये माइटोकॉन्ड्रिया को भी एनगल्फ कर रहा है। अब इसने क्या किया? इसने माइटोकॉन्ड्रिया को एनगल्फ किया, क्योंकि इसकी लालच बढ़ गई। इसने बोला पहले क्लोरोप्लास्ट को मैंने एंगल्फ किया, वहां से मुझे कोई ना कोई फायदा मिला, वो मुझे अब ग्लूकोज बना के दे रहा है। अब चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया ने यहां पर देखा कि इसने क्लोरोप्लास्ट को एंगल्फ किया था, फिर दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, अब मैं भी इसके साथ कोई ना कोई एग्रीमेंट करता हूं। अब फिर से माइटोकॉन्ड्रिया इसके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज भाई मुझे छोड़ दो, प्लीज भाई मुझे छोड़ दो, मुझे परेशान मत करो, मुझे डिस्ट्रॉय मत करो। अब ये राक्षस सेल बोल रहे, अब ये ज्यादा राक्षस बन चुकी है, अब इसके पास इतने बड़े सैंक हुए, अभी बड़ी राक्षस बनी है। इसने बोला भाई अब मेरे लिए क्या काम करोगे, मैं आपको छोड़ दूंगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने सोचा कि भाई जो आपको ग्लूकोज प्रिपेयर करके दे रहा है क्लोरोप्लास्ट, मैं उस ग्लूकोज से आपको एनर्जी निकाल के दूंगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर आ रहा है। ये मान लो ये मैंने यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बनाया कि इसके अंदर ऑलरेडी पहले क्लोरोप्लास्ट आया था, क्लोरोप्लास्ट ग्लूकोज इसको बनाकर दे रहा था, क्लोरोप्लास्ट इसको ग्लूकोज बनाकर दे रहा था। लेकिन अब क्या कहा कि इस माइटोकॉन्ड्रिया ने कहा कि जो आपको ग्लूकोज प्रिपेयर करके दे रहा है क्लोरोप्लास्ट, मैं उससे आपको एनर्जी डिराइव करके दूंगा। तो इसने कहा मैं आपको इस ग्लूकोज से एटीपी एनर्जी निकाल के दूंगा, एनर्जी निकाल के दूंगा। तो अब इसकी लालच, अब इसका पेट भर गया। अब जो ये सेल है, जो मैंने आपको बोला था, जो लार्जर राक्षस वाली सेल है, लार्जर सेल जो है जिसने पहले क्लोरोप्लास्ट को इनगल्फ किया था, बाद में माइटोकॉन्ड्रिया को इनगल्फ किया था, तो क्लोरोप्लास्ट ने यहां से सिम्बायोटिक के साथ रिलेशनशिप दिखाई। क्या बताया कि मैं आपको ग्लूकोज प्रिपेयर करके दूंगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने बताया जो ग्लूकोज प्रिपेयर करके दे रहा है क्लोरोप्लास्ट, मैं वहां से एनर्जी डिराइव करके दूंगा, आपको वहां से एनर्जी निकाल के दूंगा। अब
जो ये सेल है, अब इसमें क्लोरोप्लास्ट भी आया, अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी आया, अब ये डेवलप हुई, अब हम इसको नाम देते हैं ये यूकेरियोटिक सेल है, ये यूकेरियोटिक सेल है। तो ऐसे यूकेरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का और क्लोरोप्लास्ट का इवोल्यूशन हुआ, उनका डेवलपमेंट हुआ। तो अब अगर हम लास्ट पे जो हमारे पास एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी मैंने आपको बताया, अगर हम इस थ्योरी को एक्सप्लेन हमने किया, अगर मैं इस थ्योरी के बारे में आपको बताऊं कि आपको लिखना क्या है, क्यों, तो आप लिखोगे दिस थ्योरी प्रपोजेस दैट दिस थ्योरी proposes that the mitochondria and plastids were earlier free living prokaryotes, ठीक है ना बेटा, कि ये थ्योरी बता रही है पहले स्टेप में कि जो माइटोकॉन्ड्रिया था और जो क्लोरोप्लास्ट था या प्लास्टिड जो थे, ये पहले फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स थे। इन फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स को engulf किया, which were engulfed by a larger host cell, which were engulfed by a larger host cell। अब दोनों किस में आए? होस्ट सेल में आए। जो मैंने आपको बोला जो राक्षस सेल है, सैंग वाली सेल है, उसने पहले क्लोरोप्लास्ट को खा लिया था, फिर बाद में किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को खा लिया था। अब ओवर टाइम these structures, मतलब क्लोरोप्लास्ट और जो मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, डेवलप या develop a symbiotic relationship with the cell, symbiotic relationship with the cell, relationship with the larger cell, and ultimately develop into present day mitochondria and chloroplast। तो अगर मैं इस थ्योरी को लास्ट पे कंक्लूड करूं कि थ्योरी क्या बता रही है, ये थ्योरी है ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और ओरिजिन ऑफ प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट के बारे में, जहां से ये थ्योरी ये बता रही है कि पहले ज़माने में जो माइटोकॉन्ड्रिया था और जो क्लोरोप्लास्ट थे, ये फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स थे, जिनको एनगल्फ किया एक लार्जर होस्ट सेल ने, और फिर बाद में उन्होंने दोनों ने इनके साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इख्तियार की, और आज के दौर के ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बन रहे हैं आज की यूकेरियोटिक सेल में। ठीक है, अब हम इसके एविडेंस के बारे में बात करेंगे कि हाँ तक ये थ्योरी एविडेंसेस। इसका एविडेंस क्या है इस एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी का? इसका एविडेंस ये है कि जो इन्होंने बताया था कि ऐसा हुआ, इवोल्यूशन में ऐसा हुआ, तो एविडेंस क्या है कि अगर हम साइज और स्ट्रक्चर की बात करेंगे, साइज एंड स्ट्रक्चर, जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो प्लास्टिड्स है, इनका साइज और स्ट्रक्चर सेम एज दैट ऑफ प्रोकैरियोट्स, तो दिस इज द फर्स्ट एविडेंस। यहां से पता चलता है कि हाँ वाकई में पहले प्रोकैरियोट्स थे। दूसरा एविडेंस यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास और क्लोरोप्लास्ट के पास जो डीएनए है वो सर्कुलर डीएनए है, जो डीएनए है वो सर्कुलर डीएनए है,
और हमें ये पता है ऑलरेडी कि सर्कुलर डीएनए होते हैं प्रोकैरियोट्स के पास, रादर देन जो यूकैरियोट्स हैं उनके पास लीनियर डीएनए। तो यहाँ से भी पता चलता है कि हाँ वाकई में ये प्रोकैरियोट्स आए। और थर्ड यहाँ पर है इनके पास जो राइबोसोम्स होते हैं, तो राइबोसोम्स इनके पास 70s वाले हैं, जिसका सब यूनिट है 50s और 50s और 30s। तो दैट मीन्स ये वाला राइबोसोम भी पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो यहाँ से ये पता चलता है कि हाँ एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी या एंडोसिम्बियोसिस हाइपोथेसिस कुछ हद तक यहाँ पर ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें एविडेंस मिल रहा है कि साइज और स्ट्रक्चर सेम है जैसे प्रोकैरियोट्स का था। सर्कुलर डीएनए इनमें है, तो वहां से हमें ये पता चलता है कि सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोट्स में है, यूकैरियोट्स में तो लीनियर डीएनए है। और राइबोसोम इनके पास 70s है, क्योंकि 70s राइबोसोम होता है प्रोकैरियोट्स के पास और यूकैरियोट्स के पास होता है 80s राइबोसोम। तो इन 3 पॉइंट से ये पता चलता है कि जो एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी है ये सही है।